नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग ए टू जेड। लास्ट लेक्चर में हमने अपगार स्कोर के बारे में बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जॉन्डिस। जॉन्डिस जनरली दो तरीके का देखा जाता है बेबी के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर, एक फिजियोलॉजिकल और एक पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एक नॉर्मल डेवलपमेंटल स्टेज की वजह से है और पैथोलॉजिकल जो किसी भी मैकेनिज्म या किसी भी अदर डिजीज प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बढ़ते हैं लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन लेने से पहले आपको थोड़ा सा समझा दें कि जॉन्डिस जो है वो क्या होता है और इसको कैसे हम डील करने वाले हैं। देखिए, जनरली मैंने आपको बताया जो हम जॉन्डिस की बात कर रहे हैं ये क्या है। जॉन्डिस जनरली yellowish discoloration of skin and टिश्यू और स्किन का येलोइश दिखना ही जनरली हम इसको बोलते हैं जॉन्डिस। न्यूनेटल जॉन्डिस के अंदर इसके जो नाम दिए गए हैं वो या तो ये आ सकता है हाइपर बिलुरुबिनेमिया, या इसको और एक नाम से देखते हैं इक्टेरस नियोनेटोरम। क्या बोलते हैं? इक्टेरस नियोनेटोरम। ठीक। नॉर्मल अगर बिलिरुबिन के लेवल की बात करें कि कितना होता है तो वो होता है 1 से 1.3 mg/dl। ठीक। अगर ये 2 से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम बोलेंगे जॉन्डिस। लेकिन किस में बोलेंगे? एडल्ट में। किसमें बोलेंगे? एडल्ट में। अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम जॉन्डिस बोलेंगे किसमें? न्यूनेट में। तो ये ध्यान रखेंगे कि एडल्ट में अगर हम बात करेंगे तो 2 mg/dl लेंगे और अगर न्यूनेट में बात करेंगे तो हम 5 mg/dl लेंगे। ठीक है, और हम ये अनकॉन्जुगेटेड की बात कर रहे हैं। अब बताएंगे आपको अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड क्या होता है। ठीक। और अगर वो टोटल बिलिरुबिन की बात करेगा तो वो लगभग 12 mg/dl से हम इसको लेने वाले हैं। ठीक है, देखिए दो तरीके के बिलिरुबिन होते हैं, एक होता है अनकॉन्जुगेटेड और एक होता है कॉन्जुगेटेड। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड जो होता है वो फैट सॉल्युबल होता है और कॉन्जुगेटेड जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। कौन सा सॉल्युबल होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये जनरल जो चीजें हैं वो ये हैं। देखिए, लीवर से पहले जितना भी बिलिरुबिन बनेगा उसको हम कहेंगे अनकॉन्जुगेटेड, और लीवर के बाद जो भी वो बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर जाएगा और फर्दर वो दो जगह से निकलता है, यूरिन और स्टूल, उसको हम कॉन्जुगेटेड कह रहे हैं। ठीक है ना, वो क्यों है वो किसी क्वेश्चन में अगर आएगा तो हम आपको बताएंगे, या फिर हम आपको यही बता देते हैं कि ऐसा क्यों है। लेकिन एक बार पहले ये समझ लें कि अगर वो यूरिन में निकल रहा है तो याद रखेंगे आप। चलो इसको बता ही देते हैं आपको। देखिए, जब आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब जब आरबीसी जो है इसकी जो लाइफ स्पाइन है वो भी आपको बता देते हैं यहीं पर। लाइफ स्पान जो है 120 डेज की अगर बात करेगा तो एडल्ट में है, और अगर वो 80 डेज की बात करेगा तो वो न्यूबॉर्न के अंदर है। मतलब चाइल्ड के अंदर या बच्चों के अंदर जो आरबीसी का लाइफ स्पाइन है वो कितना होता है? कम होता है थोड़ा सा। ये जब डिस्ट्रक्शन होता है तो इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन दो तरीके की चीज़ों में बदलता है, एक हीम में और एक बदलता है वो ग्लोबिन में। हीम जो है फर्दर आयरन में डिजोल्व हो जाता है जो कि बॉडी में चला जाएगा। साथ में इसमें कुछ पोरफायरिन रिंग होती हैं। क्या रिंग होती हैं? पोरफायरिन रिंग। ठीक है, पोरफायरिन रिंग जो होती हैं वो बदलती हैं किसमें? बिलीवर्डिन में, और ये बिलीवर्डिन बदलता है बिलिरुबिन में। किसमें बदलता है? बिलिरुबिन में। ऐसे ही ग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन है। प्रोटीन किसमें बदलेगा? अमीनो एसिड में, जो कि फर्दर रीयूटिलाइज हो जाएगा किसमें? इन बॉडी।
कहाँ हो जाएगा, बॉडी में यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये वाला बिलिरुबिन बना है ये अनकॉन्जुगेटेड है। क्या है ये, अनकॉन्जुगेटेड है, जो कि फैट में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लीवर में जाएगा, कहाँ जाएगा, लीवर में। और लीवर में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये एंजाइम जो है ये इसके साथ जब लीवर में जब इसके साथ मैच हो जाएगा तो ये बदल जाता है किसमें, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। किसमें बदल जाता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर। समझ में आ गई बात यहाँ तक। ये कॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है ये कैसा है, ये सर वाटर सॉल्युबल है, आपने बताया था। ये कैसा है, ये जो है ये वाटर सॉल्युबल है। कैसा है, ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक, अब ये जो है फर्दर जो ये वाला बिलिरुबिन है ये गॉल ब्लैडर में आ जाएगा स्टोर होने के लिए। कहाँ जाएगा, गॉल ब्लैडर के अंदर आ जाएगा। जब ये गॉल ब्लैडर के अंदर आ जाएगा उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और वहाँ से होके ये बाहर फर्दर निकल जाएगा। अब कैसे, किस माध्यम से निकलता है, किस माध्यम से निकलेगा, दो तरीके से निकलेगा, एक तो यूरिन और एक स्टूल। अगर यूरिन में निकलेगा तो ध्यान रखेंगे आप उसको बोलेंगे यूरो बिलिनोजन। कुछ भी याद ना रखें इसमें, आप पूरे थ्योरी में इसको याद रखना है, इस पूरी थ्योरी में। समझ में आ गई बात। और अगर वो स्टूल में पास हो रहा है तो उसके बाद क्या रखेंगे, स्टर को बिलिनोजन। अरे बात समझ में आ गई क्या। चलिए, ये मोटा मोटा जा था जॉन्डिस के बारे में था। अब आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस के साथ साथ देखते हैं इसको कि ये क्या क्या होता है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फीचर इंडिकेटिव ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न। देखिए सबसे पहले समझेंगे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता क्या है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये नॉर्मल फंक्शनिंग, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से होता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये आफ्टर 24 आवर देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा, आफ्टर 24 आवर। इसको आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब ऐसा है क्यों, क्योंकि इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। ठीक है, कितना होता है लगभग बॉडी के अंदर, 6 to 8 मिलियन होता है पर MMQ। दूसरा रीजन है कि डिक्रीज आरबीसी लाइफ स्पाइन। मैंने आपको बताया था न्यूबॉर्न के अंदर जो आरबीसी की लाइफ स्पाइन है वो कितनी होती है, कम होती है। कितनी, 80 डेज होती है। तो जितनी ज़्यादा भी हैं तो ज़्यादा भी टूटेंगी, वो टूटेंगी तो ज़्यादा बनेगा। तीसरा जो रीजन है वो है इमेच्योर। क्या है, इमेच्योर लीवर। बच्चे का जो लीवर है अभी इमेच्योर है, अच्छे से वो क्या नहीं कर पा रहा है, अच्छे से वो क्या नहीं कर पाता है, बिलिरुबिन को कन्वर्ट नहीं कर पाता है। दूसरा इसके अंदर जो है एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं UDPGT एंजाइम। ठीक है, UDPGT क्या नाम है, यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोनेराइल एंजाइम। ये जो एंजाइम है इसका सिंथेसिस कम हो जाएगा क्योंकि इमेच्योर लीवर है। और ये जो है हिपेरिन के मेटाबॉलिज्म, खासकर कि ये क्या है, ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म में काम आता है। किसमें काम आता है, के मेटाबॉलिज्म में काम आता है। ठीक है, तो इसको आप समझ लें। और दूसरा ये है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ध्यान से पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इसके वो हैं कि सबसे पहला इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये लगभग 30 to 72 आवर्स के बिटवीन में, मतलब 24 के आवर हमको देखने को मिलेगा। ये कभी भी फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। दूसरा, बिलिरुबिन का जो लेवल है वो कभी भी 15 से ज़्यादा नहीं होगा। कितने से ज़्यादा नहीं होगा, 15 से ज़्यादा नहीं होगा। तीसरा जो है
ये सेल्फ रिजॉल्विंग है। कैसा है? सेल्फ रिजॉल्विंग है। अब सेल्फ रिजॉल्विंग है तो कितने दिनों में हो जाएगा? अगर कोई टर्म बच्चा है तो 7 से 10 दिनों के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। 7 डे लेके चलेंगे इसमें, या बोल सकते हैं लगभग 7 दिन, इसका डिफरेंस जाता है। प्री टर्म है तो थोड़ा सा ज़्यादा दिन ले लेगा, 10 से 14 दिन ले लेगा। ठीक है। अगर वो एक ही डे की बात करेगा तो ये 4 डे में हो जाएगा, रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, और ये 5th डे में, 5 to 6 डे में रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? मतलब कि लगभग ये 7 दिन रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इसी से क्वेश्चन देखते हैं। इंडिकेटिव ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न एक्सेप्ट, हमें ऐसी चीज बतानी है जो कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में नहीं होती है। इट्स पीक एज 3rd डे ऑफ लाइफ, इट्स अपीयर बिफोर अटेनिंग 24 आवर्स, इट्स अपीयर अटेनिंग, देखो 24 घंटे से पहले कभी नहीं होता है, मैंने साफ साफ बता दिया था आपको, मैंने ये साफ साफ बता दिया था कि नहीं होता है, तो आंसर तो यही जाएगा। ठीक है। अपीयर यस होता है। इस फेडेड 7 डे ऑफ लाइफ, हाँ बिल्कुल सही बात है। 3rd डे पीक होता है, बिल्कुल सही बात है। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस सीरम बिलिरुबिन डज नॉट एक्सीड, मैंने आपको बताया था 15 से ज्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट देखें। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न जनरली अकर्स, मैंने आपको बताया आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर 24 आवर टिल 7 डे ऑफ लाइफ। समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट देखें। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन टर्म बेबी सबसाइड बाय द लास्ट, टर्म बेबी की बात कर रहा है, कब से? मैंने बताया था आपको 7 डे ऑफ बर्थ। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन टर्म बेबी सबसाइड बाय लास्ट, ये वापस से वही क्वेश्चन सेम है। देखिए बच्चों, व्हेन सीरम बिलिरुबिन राइज ऑन 3rd प्राइम एंड 4th डे आफ्टर बर्थ ऑफ ड्यू टू इनसफिशिएंसी हेपेटिक फंक्शन इज नोन एज, उसी की बात कर रहा है कि बिलिरुबिन जो है वो बढ़ा और तीसरे दिन के बाद, 3rd डे के बाद वो कम होना शुरू हो गया। तो ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की। नेक्स्ट देखें। वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन अलर्ट साइन इन ए न्यूबॉर्न विद जॉन्डिस, तो ये बात कर रहा है कि अलर्ट साइन कौन सा नहीं है, मतलब नॉर्मल वाला जॉन्डिस कौन सा है। तो हम किसको ढूंढ रहे हैं इसमें? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस को ढूंढ रहे हैं। और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कौन सा होता है? ढूंढिए इसमें। पहला ऑप्शन है क्लिनिकल जॉन्डिस अपीयर इन फर्स्ट 24 आवर लाइफ। हाँ, क्लिनिकल मतलब पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो है तो उसका तो हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो वो तो जो है अलर्ट साइन है। कॉन्जुगेटेड सीरम बिलिरुबिन लेस देन 2 mg/dl, देखिए अगर 2 से कम है तो इसका मतलब क्या है कि उसको जॉन्डिस है क्या? उसको जॉन्डिस नहीं है, राइट। अगर उसको जॉन्डिस नहीं है तो यही तो सही बात है कि उसको जॉन्डिस है ही नहीं, तो ये परफेक्ट बात है। तो आंसर तो यही हो जाएगा, है कि नहीं? टोटल बिलिरुबिन मोर देन, तो ये जॉन्डिस हो गया है। जॉन्डिस परसिस्ट मोर देन 2 वीक्स, मैंने तो आपको बताया था 7 दिन के बाद ही खत्म होना शुरू हो जाता है। तो 2 वीक्स की बात कर रहा है, परसिस्टेंट है, तो ये भी जो है ये बात कर रहा है नॉट एन अलर्ट साइन, तो नॉट तो सेकंड ऑप्शन जाएगा। देखिए नेक्स्ट। बेबी शीला डेवलप्ड जॉन्डिस विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ इंडिकेटिव ऑफ, देखिए हम दूसरे टर्म्स की बात करें, दूसरे जॉन्डिस की बात करें तो वो है पैथोलॉजिकल। कौन सा है? पैथोलॉजिकल। ऐसा जॉन्डिस जो 24, जो कि अर्ली 24 आवर्स, या बोलें कि विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स भी देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है। ये बात कर रहा है विद इन, तो इसका आंसर हो जाएगा पैथोलॉजिकल रीजन। ठीक है। फर्दर पैथोलॉजिकल के बारे में आपको हम बता दें कि वो कई रीजन से होता है, उसके कई रीजन है। उसमें पहला रीजन जो है, उसके क्या रीजन है, या रीजन को हम बोलते हैं इटियोलॉजी। क्या बोलते हैं? इटियोलॉजी की क्या कारण है जिससे कि वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। पहला, उसको कोई भी हीमोलाइटिक, कोई भी उसको हीमोलाइटिक डिजीज हो। अब हीमोलाइटिक डिजीज कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि उसको RH इनकम्प्लेबिलिटी हो, दूसरा ABO इनकम्प्लीटली हो, सिकल सेल एनीमिया हो। सिकल सेल एनीमिया की क्लास MSN में आपकी पंकज सर ले चुके हैं। थैलेसीमिया हो, थैलेसीमिया की भी सर ले चुके हैं, आप वहां से एक बार देखें जरा इसको, थैलेसीमिया हो। और कोई भी हेरिडिटरी उसको कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से जो है हीमोलाइटिक ये रीजन्स हैं, इसकी वजह से उसको क्या हो सकता है। दूसरा हेरिडिटी में, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक होता है G6PD, ये एंजाइम होता है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डी हाइड्रोजनेज। ठीक है। ये जो होता है ये आरबीसी के मैचुरेशन के लिए, ये आरबीसी के मैचुरेशन के लिए जरूरी होता है। और अगर ये एंजाइम ना हो,
अगर ये एंजाइम ना हो तो उसको क्या हो सकता है, हिमोलाइटिक, मतलब अगर मैच्योर नहीं होंगी तो बर्स्ट ज़्यादा होंगी, अगर बर्स्ट ज़्यादा होंगी तो बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा तो उसको जॉन्डिस हो सकता है। अगर इसकी कमी की वजह से होता है तो वो कौन सा है, वो पैथोलॉजिकल है। कैसा है, पैथोलॉजिकल। दूसरा रीजन हो सकते हैं इसके वायरल रीजन हो सकते हैं कि वायरल हेपेटाइटिस हो गया हो, किसी भी वायरल ऑर्गेनिज्म के कारण हो गया हो, ठीक है। तीसरा उसको कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन हो कोई, अरे ये भी तो हो सकता है ना कि बाइल तो प्रॉपर बन रहा है लेकिन कॉमन बाइल डक्ट के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जिसकी वजह से बिलिरुबिन बॉडी में बढ़ रहा हो, तो ये इसकी क्या है, इटियोलॉजी है। क्या है बच्चों, इसकी इटियोलॉजी है, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम अगले क्वेश्चन में बात कर लेंगे। नर्स एक्सप्लेन मदर टू ए न्यूनेट डायग्नोस्ड विद इरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस दैट एक्सचेंज ट्रांसफर नेसेसिटी टू प्रिवेंट डैमेज हो। देखिए कंडीशन जो है इरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, EBF लिख रहा हूँ इसको, इरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस। ये जो है EBF, ये जनरली एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो होता है RH इनकम्प्लेबिलिटी से। किससे होता है, RH इनकम्प्लेबिलिटी से, जिसके अंदर कंडीशन क्या है कि जो मदर है और ये बेबी है, अगर मदर जो है वो माइनस, उसका जो है नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और बेबी का कैसा है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो जब एट टाइम ऑफ डिलीवरी जब अम्बिलिकल कॉर्ड से वो डीअटैच होती हैं तो इनकी बॉडी के अंदर तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो वो क्या करती है, इनको समझती है कि ये कोई फॉरेन एंटीजन है। क्या है ये, कोई फॉरेन एंटीजन है, और उस समय मदर की बॉडी में क्या बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है। तो उस समय तो बच्चा डिलीवर हो गया, और उसको पहचान कब पाई थी, डिलीवरी होने के बाद। लेकिन जब दूसरा बच्चा कंसीव करती है ऐसी मदर, तो पहली एंटीबॉडी बनी हुई है, जैसे ही कंसीव होता है बच्चा वो इसको क्या करने लग जाती है, किल करने लग जाती है। क्या करने लग जाती हैं, किल करने लग जाती हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस, ठीक है। और जनरली इसमें होता क्या है, बिलिरुबिन जो है वो लगभग 20 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है, और ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है, ठीक है। तो यही पूछा है कि किसको डैमेज करता है, तो ब्रेन को डैमेज करता है। As explained to mother of a neonate diagnosed with ileobacterfetalis, that exchange is same, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न आर ऑल एक्सेप्ट। मैंने आपको बताया था जो अभी इटियोलॉजी में हेमोलाइटिक कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था ये वाला जो है RH इनकम्प्लेबिलिटी का एक एग्जांपल है, तो ये हो गया। कंजेनाइटल एनीमिया, मैंने आपको बताया था कंजेनाइटल कोई भी प्रॉब्लम हो उसको। इक्टेरस ग्रेविस नियोनेटोरम, तो इक्टेरस जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इक्टेरस ग्रेविस नियोनेटोरम जो है एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर जो इस टर्म को हम किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, बड़ा है इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अभी के लिए हम ये देख लेते हैं कि ये सब जो है हेमोलाइटिक कंडीशंस हैं, ठीक है। लेकिन ओपन स्पाइना बाइफिडा एक ये कंडीशन जो है ये फॉलिक एसिड की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है, फॉलिक एसिड की कमी से होती है, जो कि कंजेनाइटल डिसऑर्डर है बच्चों के अंदर, जिसको मेनिंजोसील या मेनिंजोमायोसील ऐसा हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, तो इसका आंसर ये जाएगा। नेक्स्ट देखें, इरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस इज ए कंडीशन रिलेटेड टू, मैंने आपको बताया था मदर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, और बेबी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो देखिए RH पॉजिटिव फीटस, मदर जो है वो होनी चाहिए नेगेटिव, और बेबी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो RH फीटस ठीक है, RH नेगेटिव मदर, पहला कोई आंसर इसका सही जाएगा। RH फैक्टर इनकम्प्लेबिलिटी कैन प्रोड्यूस, मैंने आपको बताया उस कंडीशन को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस, एक कंडीशन विच रिजल्ट इन कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया। ये पूछ रहा है ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि हाइपरबिलिरुबिनिया करती है। भाई ये पूछ रहा है कि पैथोलॉजिकल कंडीशन बताइए, इटियोलॉजी बताइए इनमें से कौन सी है जो कि हमारी उसको बढ़ा सकती है। किसको बढ़ा सकती है, जॉन्डिस वाली जो कंडीशन है उसको बढ़ा सकती है। तो बताइए, हाइपरथायरॉयडिज्म का हमने कोई रोल बाइल में या फिर लीवर में हमने नहीं पढ़ा है, तो इसका ये क्या आंसर होने वाला है, क्या इसका ये आंसर तो नहीं होने वाला है, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन जो है वो दे रखा है क्रिगलर नजार सिंड्रोम, ऐसा भी क्रिगलर नजार सिंड्रोम के बारे में हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। तीसरा है बाइलरी अट्रेसिया। देखिए बाइलरी अट्रेसिया जो है वो मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन है, क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है कॉमन बाइल डक्ट के अंदर। किसके अंदर, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर,
तो वो फर्दर क्या प्रोड्यूस कर सकती है, जॉन्डिस कॉज कर सकती है। तो उसी की बात कर रहा है, बाइलियरी अट्रेसिया है उसको, तो वो हाइपरबिलिरुबिया कॉज करेगी बॉडी के अंदर, क्योंकि वो अच्छे से एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा यूरिन से या फिर और फर्दर लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो बॉडी में कंज्यूम होता रहेगा, बॉडी में बढ़ता रहेगा, तो वो जो है हाइपरबिलिरुबिया कॉज करेगा। देखिए नेक्स्ट देखें, विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस कैन लीड टू न्यूरोलॉजिकल इंजरी इन ए न्यूबॉर्न नोन एज कर्निकटेरस। देखिए कर्निकटेरस जो है एक कंडीशन है, इसको पूरा बता देते हैं, इम्पोर्टेंट है तो इसको पूरा बता देते हैं। कर्निकटेरस को हम बोलते हैं ब्लूरुबिन एन्सेफेलोपैथी। क्या बोलते हैं? ब्लूरुबिन एन्सेफेलोपैथी। ये क्या कंडीशन है? इसमें क्या होता है कि जब बिलिरुबिन 20 पर mg DL से ज़्यादा हो जाता है तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को, इसको ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है। अब ये होता कौन सा है? अनकॉन्जुगेटेड होता है। कौन सा होता है? अनकॉन्जुगेटेड। आपको पता है अनकॉन्जुगेटेड क्या होता है? फैट सॉल्युबल होता है। अरे क्या सॉल्युबल होता है? फैट सॉल्युबल। ब्लड ब्रेन बैरियर जो ये किससे बनी होती है? कोलेस्ट्रॉल की एक लेयर होती है, फैट्स और लिपिड से बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। तो ये फैट सॉल्युबल है, तो ये इसको क्या कर जाए? क्रॉस कर जाए। क्रॉस करने के बाद इसके अंदर जो है ब्रेन को, जो ब्रेन के वर्क हैं, ब्रेन के जो फंक्शन है उनको क्या कर देगा? ब्रेन फंक्शन जो है उनको डिस्टर्ब कर देगा। अब जैसे कि क्या सिम्टम्स दिखेंगे? अरे क्या सिम्टम्स दिखेंगे उससे सिम्टम दिखेंगे पुअर फीडिंग दिखेगा, कलवल्जन दिखेगा, कलवल्जन को सीजर आएंगे, हाई पिच क्राई करेगा। कौन सी क्राई करेगा? हाई पिच क्राई करेगा। सेरेब्रल पाल्सी उसको हो सकती है। साथ में उसका जो मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, उसको क्या हो सकता है? मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। साथ में हाइपोटोनिया हो जाएगा। उसके जो मसल टोन है वो क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के बढ़ने को हम क्या बोल रहे हैं? कर्निकटेरस। ब्रेन डैमेज कॉज बाय एक्युमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लेवल ऑफ टॉक्सिक बिलिरुबिन ब्रेन इज नोन एज, ये वहीं से कर्निकटेरस की बात कर रहा है। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ न्यूनेटल हाइपरबिलिरुबिया। ये पूछ रहा है कि हाइपर अगर बिलिरुबिन हो जाए तो न्यूनेटल में कौन सी एक कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो वो आपको भी बता रहा है कि अगर 20 mg पर DL से ज़्यादा हो जाए तो उसको कर्निकटेरस कहते हैं, जो कि एन्सेफेलोपैथी कॉज करता है। कर्निकटेरस विच में अकर एज कॉम्प्लिकेशन ऑफ जॉन्डिस इज पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ ब्रेन। अरे ब्रेन में तो होता है एन्सेफेलोपैथी, अरे कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। ठीक, चलिए। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन टर्म बेबी इज रिक्वायर्ड इन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस व्हेन बिलिरुबिन लेवल इज मोर देन। देखिए बहुत सारी ट्रीटमेंट है जो कि हम जॉन्डिस, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में देते हैं। और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में जो एक ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं वो देते हैं हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या देते हैं? एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके बारे में बता देते हैं आपको। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या देते हैं? एक्सप्लेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें क्या होता है? देखिए हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल वॉल्यूम है, नॉर्मल होता है 80 ml देते हैं हम पर केजी, लेकिन इसमें हम देते हैं डबल। कितना हम देंगे इसमें? हम इसमें देते हैं डबल, तो लगभग वो हो जाता है 160 ml पर केजी। कितना देंगे? ध्यान रखेंगे आप, 160 ml पर केजी। ठीक है। हम क्या करते हैं इसमें? अम्बिलिकल वेन के अंदर कैटेटर डालते हैं, अम्बिलिकल वेन कैटेटर, क्योंकि सबसे अच्छी पेटेंसी जो होती है बच्चे के अंदर वो इसी की होती है। ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे? कनेक्ट थ्री वे वाला कैनुला कनेक्ट करेंगे। और हम क्या करेंगे? 10 ml की सिरिंज लेंगे, 10 ml सिरिंज लेंगे और उसमें 10 ml ब्लड फ्लूइड फिल करेंगे और उसको हम उसमें विड्रॉल करेंगे। क्या करेंगे? विड्रॉल करेंगे। और जो विड्रॉल हम करेंगे तो 15 से 20 सेकंड में हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? 15 से 20 सेकंड में विड्रॉल हो जाना चाहिए। उसके बाद हम 10 ml फ्रेश ब्लड, क्या लेंगे हम? 10 ml फ्रेश ब्लड लेंगे, क्योंकि ओल्ड ब्लड लेने से हाइपरकैलीमिया हो जाता है, क्योंकि इंट्रासेलुलर फ्लूइड पोटेशियम जो होता है आरबीसी के बस्ट होने से बढ़ जाएगा, पुरानी जो आरबीसी सेल्स होंगी ब्लड के अंदर। तो हम क्या लेंगे? फ्रेश ब्लड लेंगे और उसको हम ट्रांसफ्यूज करेंगे। और हम तब तक ट्रांसफ्यूज करेंगे जब तक कि 90% ब्लड एक्सचेंज ना हो जाए। कब तक करेंगे? जब तक 90% ब्लड एक्सचेंज ना हो जाए। ठीक है। और ये कंडीशन जो है हम कब यूज लेते हैं? जब बिलिरुबिन का लेवल 20 mg पर DL से ज्यादा हो जाता है। ठीक है। क्या हो जाता है? 20 mg पर DL से ज्यादा हो जाता है।
तो इसका आंसर क्या जाएगा 20 mg/dl। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन टर्म बेबी रिक्वायर्ड पैथोलॉजिकल, अगेन वही है 20 mg/dl। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट इन ऑर्डर टू लिमिट द डेवलपमेंट और हाइपर बिलिरुबिया इन ब्रेस्ट फीडिंग यूनिट। देखिए इनमें से ये पूछ रहा है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है बच्चा और उसमें हाइपर बिलिरुबिया हो गया है, क्या हो गया है, हाइपर बिलिरुबिया हो गया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम इनमें से क्या करेंगे, एनकरेजिंग मोर फ्रिक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 डेज, हम जो है पहली 2 डेज में मोर क्या कराएंगे, अरे क्या कराएंगे, मोर ब्रेस्ट फीड करवाएंगे। एडमिनिस्टर फोटोथेरेपी फॉर 30 मिनट्स एवरी 6 आवर फॉर 3 days, सब्स्टिट्यूटिंग ब्रेस्ट फीडिंग विद ग्लूकोज वाटर फॉर 3 days, सप्लीमेंटिंग ब्रेस्ट फीडिंग विद ग्लूकोज वाटर फॉर 3 days। देखिए ये फोटोथेरेपी की मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। हम एक चीज और यूज करते हैं, इसको बोलते हैं फोटोथेरेपी। एक ट्रीटमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, एक हम यहाँ भी आपको मेंशन कर देते हैं फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है जनरली बच्चों पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का नहीं है, वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का है। किसका है वो, ये ध्यान रखेंगे आप, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में हम ये देते हैं। फोटोथेरेपी के अंदर 2 तरह की हम जो लाइट यूज लेते हैं उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट लाइट। ये जो फ्लोरोसेंट लाइट है ये 2 तरह की होती है, एक होती है ब्लू और एक होती है व्हाइट। कैसी होती है, एक होती है ब्लू, एक होती है व्हाइट। मोर एफिशिएंट कौन सी है, मोर एफिशिएंट जो है वो कौन सी है, ब्लू लाइट है। लेकिन ब्लू लाइट का एक कॉम्प्लिकेशन है कि अगर बच्चा साइनोसिस में है, अगर बच्चा साइनोसिस में है तो ये ब्लू कलर के होने की वजह से हम किसको क्या डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये इसका कॉम्प्लिकेशन है। साथ में इसमें जो वेव लेंथ यूज करते हैं हम, इसमें जो हम वेव लेंथ यूज करते हैं वो कितनी करने वाले हैं, 420 to 480 mm। कितनी करते हैं, 420 to 480 mm। डिस्टेंस कितनी रखते हैं, सर इसमें जो डिस्टेंस है बेबी की और जो लाइट है उसकी, या तो हम 45 सेंटीमीटर, या इसी को हम क्या बोल देते हैं 18 इंच, क्या बोल देते हैं इसको हम 18 इंच। समझ में आ गई बात आपको, अरे बात समझ में आ गई क्या, चलिए तो फोटोथेरेपी के बारे में आप ये चीज समझ लिए। क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ब्रेस्ट फीडिंग क्या है। देखिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जब भी फोटोथेरेपी हम करते हैं या जब भी उसको जॉन्डिस होता है तो हमको जो उसमें जो डाइट देनी है उसकी डाइट को हम फ्रीक्वेंट रखेंगे। इसमें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बताया गया है एनकरेजिंग मोर फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग। जब भी उसको जॉन्डिस है तो जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसकी वजह से उसका हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लॉस होता है वाटर का, बहुत ज़्यादा उसको इनसेंसिबल लॉस होते हैं वाटर के। तो हम चाहते हैं कि जो उसका डाइट पैटर्न है वो चेंज ना हो। हम जो ब्रेस्ट फीडिंग उसको जनरल करवा रहे हैं उससे भी हम फ्रीक्वेंट रखेंगे जिससे कि उसको फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे अच्छा आंसर तो यही नजर आ रहा है, ठीक है। ये कह रहा है फोटोथेरेपी फॉर 30 मिनट एवरी 6 आवर्स। ऐसा नहीं करते हैं हम, लगभग 2-2 घंटे की शिफ्ट में थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हैं और लगातार उसको देते रहते हैं जिससे कि जल्द से जल्द जो है वो बिलिरुबिन जो है वो कम हो जाए। खासकर कि फोटोथेरेपी के अंदर जो चीज़ यूज होती है उसमें होता ये है कि अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है वो कॉन्जुगेटेड में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है, फर्दर वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो वो हम 30 मिनट के लिए देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग ब्रेस्ट फीडिंग, सब्स्टिट्यूट हमें देना ही नहीं है न्यूबॉर्न को, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। सप्लीमेंटल नहीं, हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। देखिए इन विच कंडीशन इज ग्रामर रूल यूज टू क्लिनिकल असेसमेंट मेथड इन यूनिट। देखिए अब हम जॉन्डिस पढ़ रहे हैं तो आप ये तो समझ ही गए हैं कि ये बात कर रहा है न्यूनेटल हाइपर बिलिरुबिया का, लेकिन क्रैमर इंडेक्स है क्या। क्रैमर इंडेक्स जो है इसको क्रैमर इंडेक्स या क्रैमर रूल से ये क्वेश्चन आता है और नॉर्सेट 2019 में या 20 में शायद इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता देते हैं कि क्रैमर इंडेक्स होता क्या है। क्रैमर इंडेक्स जो है, एक साइंटिस्ट थे क्रैमर, उन्होंने एक बनाया था रूल, जैसे कि बेबी है, उन्होंने बोला था कि अगर फेस पे येलोइश कलर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें जो लेवल है जॉन्डिस का वो है 5 mg/dl। और अगर वो अम्बेलिकस तक पहुंच गया है, अगर वो अम्बेलिकस तक पहुंच गया है येलो तो वो मान लेंगे उसको उनकी 10 mg/dl उसका लेवल है। और अगर वो मिड थाई तक पहुंच गया है, कहाँ पहुंच गया है, मिड थाई तक पहुंच गया है, तो उसमें लेवल हो जाएगा 12 mg/dl। और अगर एंकल्स और रिस्ट तक पहुंच गया है तो उसमें हो गया है ये
15 mg/dl। और अब बचा क्या, सोल्स एंड पाम्स। और अगर सोल्स एंड पाम्स भी इन्वॉल्व हो गई हैं तो इसका मतलब है कि जो लेवल है वो कितना बढ़ गया है, 15 mg/dl। तो ये वर्स्ट कंडीशन हो गई है, इसको बोलते हैं क्रैमर इंडेक्स, जिसको आप ध्यान रखेंगे। सीधा शायद ये पूछा गया था कि नॉसेट में कि मिड थाई तक पहुंच गया तो उसमें कितना उसका बिलिरुबिन का लेवल होगा, तो 12 mg/dl। गोल ऑफ फोटोथेरेपी इन ए न्यूबॉर्न इज टू, फोटोथेरेपी का मैंने आपको बताया था कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को हम क्या करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसको देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, इन विच कंडीशन इज फोटोथेरेपी यूज्ड एज ए ट्रीटमेंट। हाइपर बिलिरुबिन में तो देंगे भाई, अरे जहाँ बिलिरुबिन ज्यादा होगा वहीं तो देंगे। देखिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, मैंने आपको बताया था फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है वो फोटोथेरेपी होती है। क्या होती है, फोटोथेरेपी होती है। द ऑप्टिमल इंडिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी इन ए न्यूनेटल जॉन्डिस इज, कि फोटोथेरेपी हम कब देते हैं बेबी के अंदर। हम पहली चीज याद रखेंगे कि फोटोथेरेपी हम जो दे रहे हैं वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में हम देंगे, ठीक है। हम ब्लड एक्सचेंज जो है वो किस में देंगे, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में देंगे। तो ये पूछ रहा है कि हम कब फोटोथेरेपी जो है स्टार्ट करते हैं। तो फोटोथेरेपी हम जनरली कब स्टार्ट करते हैं, जब 15 mg/dl से ज़्यादा, 15 mg/dl से ज़्यादा क्या हो जाता है। देखो दो चीज़ याद रखना, जब 15 से ज़्यादा है तो फोटोथेरेपी देंगे, और जब 20 से ज़्यादा है तो हम क्या कर रहे थे, ब्लड एक्सचेंज। क्या कर रहे थे, ब्लड एक्सचेंज कर रहे थे। ये किस में कर रहे थे, पैथो में, और ये किस में कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल में। अरे किस में कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल में। समझ में आ गई बात। चलिए, ऑल ऑफ फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर ए इन्फेंट विद जॉन्डिस अंडर फोटोथेरेपी एक्सेप्ट। देखो जब फोटोथेरेपी करते हैं, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हमें याद रखनी होती है। नर्सिंग जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि हमें कवर करने हैं सारे के सारे जेनाइटल्स। क्या कवर करने हैं, सारे के सारे जेनाइटल्स कवर करने हैं। साथ में हमें आई कवर करना है। क्या कवर करना है, आई कवर करना है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि भैया क्या कवर करेंगे, एक्सेप्ट पूछा है, कौन सा गलत है। कवरिंग द यस, ब्लड सैंपलिंग ऑफ 6 आवर बिलिरुबिन, ब्रेस्ट फीड एवरी, यस ये करेंगे। ब्लड सैंपलिंग ऐसा नहीं है कि 6 आवर में करेंगे, उसका एक टाइम होता है, पूरी फोटोथेरेपी कंप्लीट होने के बाद हम उसकी सैंपलिंग करवाएंगे, ठीक है। When administering phototherapy to a newborn with jaundice, it is most important for the nurse to, जब फोटोथेरेपी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है एज ए नर्सिंग ऑफिसर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या रहने वाला है उसके बारे में बात कर रहा है। देखिए रिमूव बे फ्रॉम लाइट फ्रॉम 15 मिनट ईच आवर्स। मैंने आपको बताया था लगभग 2 आवर की शिफ्ट में 13 मिनट उसको हटाते हैं, तो ये तो आंसर नहीं जाएगा। चेक इन्फेंट टेम्परेचर एवरी आवर, इसको हम भी होल्ड कर लेते हैं। कवर द इन्फेंट चेस्ट, चेस्ट तो कवर करनी ही नहीं, चेस्ट पे तो हमें लाइट जानी चाहिए जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाए। एक्सपोज ओनली इन्फेंट बैक, नहीं ऐसा नहीं, हमें तो उसकी मैक्सिमम सरफेस को अनकवर करना है। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या लग रहा है, वाइटल्स में बेबी का टेम्परेचर हम चेक करते रहेंगे, उसको फीवर वगैरह तो रहेंगे, फर्दर हम फोटोथेरेपी हटा के उसके फीवर को कंट्रोल करें कि नहीं करें, ठीक है। लाइट से हो सकता है फर्दर टेम्परेचर राइज हो गया हो। हाउ मच डिस्टेंस शुड बी, मैंने आपको बताया था 45 सेंटीमीटर। During phototherapy, the nurse should apply eye patches on newborn eye to prevent injury to conjunctiva or retina, reduce overstimulation from bright lights, be sure the eye are closed, limit excessive rapid eye movement and anxiety. हमने आपको बताया था कि फोटोथेरेपी में हम आई को और जेनाइटल्स को कवर करते हैं, तो ऐसा हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो हम इसलिए करते हैं कि जो लाइट है वो कंजक्टिवा और रेटिना जो है उसको इंजर्ड करती है, उसको वो स्टिमुलेट करती है, जिससे कि फर्दर वो उसको ब्लाइंडनेस आ सकती है। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। ड्यूरिंग फोटोथेरेपी द नर्सिंग मेजर इंक्लूड ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट, फोटोथेरेपी में हम क्या क्या मेजर जो है नर्सिंग ऑफिसर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सेप्ट मतलब कौन सी नहीं है। देखिए ऑब्जर्वेशन ऑफ हाइड्रेशन स्टेटस, यस हम देखेंगे बिल्कुल। ड्रेसिंग अप बेबी विथ क्लोथ्स, भाई ये बोल रहा है कि फोटोथेरेपी के टाइम हम बच्चे को कपड़े पहना देंगे। अगर कपड़े पहना देंगे तो लाइट उसकी बॉडी में जाएगी कैसे, और उसका जो बिलिरुबिन है वो कम होगा कैसे। तो सबसे बेकार चीज़ तो यही है। तो आंसर क्या जाने वाला है, ये जाने वाला है। फोटोथेरेपी इज इफेक्टिव when large surface area is exposed to light, so infant is unclothed but nurse need to take following with precaution। बोल रहा है कि लाइट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कवर पे, मैक्सिमम सरफेस एरिया पे उसको देना है, लेकिन हमें फिर भी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमको क्या याद रखना है, हमको बताया था जेनाइटल्स और आई को कवर रखना है, ये उसी की बात कर रहा है।
व्हाट रूम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ फोटोथेरेपी। जब फोटोथेरेपी देते हैं तो रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बताइए। देखिए जनरली जो हम फोटोथेरेपी दे रहे हैं वो नॉर्मल जो टेम्परेचर है उसी पे देते हैं, ठीक है। लेकिन बुक्स के अंदर जो है वो बताया गया है कि जो टेम्परेचर हम रखने वाले हैं वो लगभग वही रूम के आसपास वाला ही, मतलब 28 to 30 डिग्री सेल्सियस हमें रखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स बेबी शुड पास द यूरिन ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। जब फोटोथेरेपी चलती है तो देखिए अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो कॉन्जुगेटेड में बदल रहा है, ठीक है। मतलब ये है कि फैट सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल में बदल रहा है। तो हम तो ये चाहते भी हैं कि यूरिन बच्चा जो है जो नॉर्मल चल रहा है उसे ज़्यादा करे, जिससे कि यूरिन के साथ साथ जो है उसका जो बिलिरुबिन है वो भी एक्सक्रीट आउट हो जाए और बच्चे का जो जॉन्डिस है वो फर्दर कम हो जाए। तो लगभग ऐसा देखा गया है कि 4 to 6 टाइम जो है वो यूरिन पास आउट करता है। कैसे करता है? 4 to 6 टाइम वो यूरिन पास आउट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द लाइट विच कलर इज यूज टू ट्रीट न्यूनेटल जॉन्डिस। मैंने आपको बताया था 2 तरह की लाइट होती हैं, ब्लू और व्हाइट। मोस्ट इफेक्टिव ब्लू है, लेकिन ब्लू का एक कॉम्प्लिकेशन है कि अगर बेबी साइनोस्ट है उसके अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगा तो हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। व्हेन केयरिंग ए for a term unit who has been receiving phototherapy for 8 hours, the nurse notify pediatrician if because of these note। देखिए फोटोथेरेपी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, फोटोथेरेपी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। लगातार फोटोथेरेपी देने से उसमें एक चीज़ देखने को मिलता है। देखिए कि उसका एक तो यूरिन आउटपुट बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? यूरिन आउटपुट बढ़ गया है। तो उससे उसको कंडीशन होने वाली डिहाइड्रेशन। क्या होने वाली है? डिहाइड्रेशन। साथ में उसको स्किन रैशेज हो सकते हैं। अरे क्या हो सकते हैं? स्किन रैशेज हो सकते हैं। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि लाइट जा रही है तो वो उसका फर्दर टेम्परेचर को बढ़ाएगी। साथ में जो मोस्ट जो पूछा जाता है उसको पूछा जाता है ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। बच्चे में क्या हो जाता है? ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम है क्या? क्योंकि बच्चा उस टाइम पुअर फ्लूइड इनटेक है उसका। बच्चा बहुत ही कम इनटेक कर रहा है फ्लूइड, उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो है, आपको पता है कि जो फोटोथेरेपी है उसकी मैकेनिज्म चल रही है और जो वो मैकेनिज्म है वो क्या करती हैं, कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में चेंज कर रही हैं। तो वो सब चीज़ें जो है पुअर इनटेक फ्लूइड की वजह से बॉडी में ही, अगर बच्चा पुअर इनटेक कर रहा है फ्लूइड का उस टाइम, मैंने आपको बताया था फ्रिक्वेंट हम रखेंगे ब्रेस्ट फीडिंग, अगर वो कम करेगा तो जो वो चेंज हो रहे हैं सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो है वो बॉडी के अंदर ही स्टोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएंगे। जो बॉडी का कलर जो है ब्रॉन्ज कलर का दिखने का लगेगा। कैसा दिखने का लगेगा? ब्रॉन्ज कलर दिखने का लगेगा। इसलिए ही सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि ब्रेस्ट फीडिंग का जो ड्यूरेशन है, जो इसकी फ्रिक्वेंसी है, उसको हमें लगातार बनाए रखना है। अगर नहीं रखेंगे बनाए तो क्या होने वाला है? तो जो अनकॉन्जुगेटेड प्रोटीन से कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बन रहा है, साथ में जो सब्सटेंस बन रहे हैं वो बॉडी में स्टोर होने लग जाएंगे और बॉडी का जो कलर है वो कैसे दिखने लगेगा? ब्रॉन्ज कलर का। तो इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। और मोस्ट को हमने यही देखा है। क्या देखा है? यही देखा है। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ, आपको अच्छे से पता है, फोटोथेरेपी का कॉम्प्लिकेशन है। कीपिंग द इन्फेंट अंडर रेडिएंट वार्मर प्रिवेंट हीट लॉस बाय विच ऑफ फॉलोइंग इमीडिएट पोस्टमार्टम फेज। ये क्वेश्चन जो हैं बच्चों, ये नेक्स्ट हम लेंगे। फोटोथेरेपी या फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस या जॉन्डिस के अंदर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे उसमें प्रीटर्म या टर्म जो LBW बेबीज होते हैं उनके बारे में। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में जितनी थ्योरी बताई गई है, आपको जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। इनको अच्छे से रिवाइज करें, पढ़ें और थ्योरी को याद करने के बाद इसको अप्लाई करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।